नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। 365 दिन बतौर भारतीय हम गर्व से अपना मस्तक ऊपर उठाते हैं। जब भी तिरंगा लहराता है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। जब भी जनगण मन होता है तो पूरे सम्मान से अपने वतन को, अपने मुल्क को, अपने देश को प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उसका वंदन करते हुए सब के सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या इस 26 जनवरी को ये स्वयंभू विश्वगुरु जी नाक कटवा देंगे? घटना बड़ी गंभीर है और आज से हम ये भी कोशिश करेंगे अपने शो में, मिड डे मुद्दा में, कि जिस प्रसंग को हम लेकर के आए उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई मीडिया रिपोर्ट, उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाएं। इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहते हैं कहां आप लोग हवा में स्टोरी खड़ी कर देते हो। हवा में स्टोरी कभी नहीं करते। इसलिए, सिर्फ इसलिए एक एक एविडेंस, कहते तथ्य को जोड़ने के लिए, एक उसका कोई मीडिया रिपोर्ट, कोई हवाला हो जिसको हम दिखाते रहे। दरअसल 26 जनवरी को मुख्य अतिथि, हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण मौका आता है गणतंत्र का। आजाद 15 अगस्त को हुए हम, लेकिन 26 जनवरी को जब ये गणतंत्र बना, जब संविधान लागू हुआ, वो दिन हमारे लिए सबसे गर्व का पल होता है। 26 जनवरी को जब परेड होती है, उसमें मुख्य अतिथि कौन बनेगा, महीनों पहले उसके नाम का ऐलान हो जाता है। ये परंपरा रही है, आप लोग पहले से जाकर देख लीजिए। इसमें न कोई नेहरू का रोल है, न कोई मोदी का रोल है। पहले से, काफी पहले से, कई महीने पहले से नाम सामने आ जाता है। तारीख आज है 10 जनवरी। 26 जनवरी की परेड के लिए अब तक मुख्य अतिथि का नाम आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है। इसके पीछे बड़ी पेच है, फजीहत की आशंका है, बेइज्जती की जो है, ये अनहोनी की एक आशंका है कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। इसीलिए हमने कहा कि कहीं मोदी नाक न कटा दे 26 जनवरी के दिन। भाव को चर्चा में जोड़िए कंट्रोल रूम, फिर एक एक तथ्य को हम सामने रखते हैं। स्वागत है भाव आपका। सबसे पहले मैं वो कह रहा हूं कि स्क्रीनशॉट एक दिखाइए, मीडिया रिपोर्ट। और ये कोई मीडिया रिपोर्ट ऐसी नहीं है, ये अडानी ग्रुप का है, अंबानी ग्रुप का है, अंबानी ग्रुप का है। रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट कौन, न्योता भी चला गया पर नाम का ऐलान क्यों नहीं, फंस गया पेच, जानिए पाकिस्तान कनेक्शन। अब हटा दीजिए, सारे कनेक्शन हम बता देंगे। न्योता जा चुका है लेकिन अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। मैं सिर्फ बाकी प्रसंग में भाव से सुनूंगा, समझूंगा। सिर्फ इतना बता दूं कि नेहरू की बात करके नेहरू को कोसने वाले लोग आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को अपने देश में बुलाने में, न्योता देने के बाद भी ऐलान करने में क्यों हिचक रहे हैं? ऐसी क्या दिक्कत आ पड़ी है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, उनको न्योता दिया गया लेकिन नाम नहीं घोषित कर पा रहे हैं। पाकिस्तान पेच वो भी बताएंगे। बस मैं इतना 30 सेकंड में बता दूं, ये वही इंडोनेशिया है। 1945 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव यहीं पड़ी थी। बांडुंग सम्मेलन हुआ था, यहीं पड़ी थी। भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के टीटो, मिस्र यानी इजिप्ट के नासिर और इंडोनेशिया के सुकर्णो। नाम घाना जो एक मुल्क है उसके भी निकुमा, उनका भी आता है। लेकिन जो चार प्रमुख नाम हैं वो नेहरू, टीटो, नासिर और सुकर्णो। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्षता की धुरी तैयार करने वाला इंडोनेशिया, जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलता था, वो इंडोनेशिया, उस इंडोनेशिया का राष्ट्राध्यक्ष प्रमुख भारत आ रहा है। मोदी ने न्योता दिया है लेकिन डरे हुए हैं, मनाने में लगे हुए हैं कि ऐसा मत करो कि हमारी बेइज्जती हो जाए। कहानी बड़ी लंबी है, भाऊ से सुनते हैं, समझते हैं। भाऊ, ये पेच क्यों फंसा? क्या नाक कट जाएगी उस इंडोनेशिया के साथ जो इंडोनेशिया 1945 में आजादी से पहले नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिला लिया था? देखिए, इंडोनेशिया के और भारत के बहुत पुराने संबंध है आशीष। एक वाकया बताता हूं मैं। जब इंडोनेशिया पे आक्रमण हुआ और
इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे उनको वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेबी पटनायक को फोन किया, बोले बाबू आप ही निकाल सकते हो। क्योंकि जेबी पटनायक कितने सफल राजनीतिज्ञ रहे मैं इस पे नहीं जाता, लेकिन उस समय के विश्व के बेहतरीन पायलट में से एक थे वो, और फाइटर पायलट उसमें से एक थे। तो जेबी ये पटनायक ने नवीन पटनायक के दादाजी, नवीन पटनायक के पिताजी पिताजी नहीं बीजू पिताजी पटनायक, हाँ बीजू पटनायक, जेबी पटनायक बीजू पटनायक। तो हाँ। बीजू पटनायक तब युवा थे। बीजू पटनायक डेकोटा फ्लाइट प्लेन लेके, जो कोई F-16 वगैरह नहीं, डेकोटा लेके बम बम लगातार तोहफे चल रही है, उसके बीच में प्लेन लेके गए। वहां के राष्ट्रपति उसके परिवार को प्लेन में बिठा के भारत लेके आए। 1995 में बीजू दा को इंडोनेशिया सरकार ने 50 साल जब हो गए उनके इंडिपेंडेंस को, उसके उपलक्ष्य में विश्व उनके देश का सबसे बड़ा अवार्ड भूमिपुत्र से नवाजा है। बीजू के मृत्यु के बाद 3 दिन तक वहां शोक मनाया गया। ये संबंध है। आज आपने सही कहा, निरपेक्ष देश की नींव वहां रखी गई, लेकिन अगुवाई किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। नेहरू ने। तो हमारे इतने सालों के संबंध में आज ऐसा क्या हो गया कि आज उनको बुलाने के बाद भी, न्योता देने के बाद भी क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन मांगे जा रहे हैं। सवाल है कि वो मुस्लिम बहुल कंट्री है, ये आप जानिए। इंडोनेशिया को क्यों बुलाना चाहते प्रधानमंत्री जी? वो इसलिए बुलाना चाहते हैं कि विश्व के सामने एक उदाहरण रखना चाहते हैं कि मेरे देश में मुसलमान सबसे सेफ है, और मैं मोस्ट सेक्युलर प्रधानमंत्री हूं, कि 26 जनवरी को मैं ऐसे देश के राष्ट्रपति को बुलाना चाहता हूं, राष्ट्राध्यक्ष को बुलाना चाहता हूं, जहां 87.6% 2022 की जनगणना के अनुसार इंडोनेशिया में 87.6% 87.6% मुसलमान आबादी है। 242 मिलियन मुस्लिम है। दूसरी बड़ी आबादी वहां पे 29 मिलियन की क्रिश्चियन कम्युनिटी की, और हिंदुओं की वहां आबादी मात्र 1.68% है, 1.68%। लेकिन ब्यूटी ऑफ इंडोनेशिया ये देखिए कि वहां पे जो बाली प्रोविंस है, भाई इंडोनेशिया का नाम लोग बोलते बाली गए थे, बाली गए थे, जकार्ता उनकी कैपिटल है, लेकिन बाली भारत में बहुत फेमस है। तो बाली एक राज्य है वहां पे। उस बाली में हिंदू की प्रतिशत 90% के आसपास है। वहां बाली में आप जाएंगे, मैं गया हूं बाली, हिंदुओं के ऐसे मंदिर मिलेंगे जो आप भारत में नहीं देख सकते। लेकिन आपने पूरे इंडोनेशिया में कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं देखा। मैंने इंडोनेशिया पे जब मैं पढ़ रहा था तो पता पड़ा कि इंडोनेशिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन कौन सी है? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन कम्युनिटी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, लेकिन इसके बाद भी वहां पे कभी क्रिश्चियन कन्वर्जन को लेकर दंगे नहीं हुए। कभी नहीं सुने होंगे आप। तो भारत में एक तरफ आप, भाई ये पूरा ग्लोबल विलेज हो गया है विश्व, चित्रांशु छोड़ दीजिए। लॉस एंजलिस में आग लगी है, किसका बंगला जला ये अपने भारत में गांव में समझ में आता है। जिसने बेचारे ने मैप में भी लॉस एंजलिस देखा नहीं होगा, एटलस में, उसके पास भी खबर है कि भैया इस बड़े एक्टर का बंगला जल गया। इतना जल्दी इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रहा है अभी कि आपकी सोच के परे हैं। तो भारत में जो हो रहा है वो विश्व को नहीं पता पड़ता होगा, ये आपको ऐसा लगता है क्या?
मैं ये नहीं कहता हूं कि वहां के राष्ट्रपति इसलिए नहीं मना आ रहे हैं कि भारत में मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे वो। उनको भी अपनी राजनीति करनी है। वो भारत के 3 दिन के दौरे पे आ रहे हैं इस एरिया में। वो भारत के बाद तुरंत पाकिस्तान जाना चाहते हैं। और उन 3 दिनों में 1 दिन भारत होगा तो 2 दिन पाकिस्तान होगा, क्योंकि उन्हें भी अपने देश में मतदाताओं को मैसेज तो देना होगा कि हम मोदी जी के कहने पे जा रहे हैं, मोदी जी के गेस्ट बन रहे हैं, तो हम अपने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे, पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। भारत का प्रॉब्लम ये हो गया कि भारत चाहता है कि वो आए, 26 जनवरी के गेस्ट बने और वापस इंडोनेशिया जाए और वहां से पाकिस्तान जाए। पेच यहां फंसा है, क्योंकि भारत की और पाकिस्तान की क्या स्थिति है ये जनता से छुपी नहीं, दर्शकों से छुपी नहीं है। भारत सोचता है कि ये बहुत किरकिरी हो जाएगी कि वो हमारे यहाँ एक बार आए और उसके बाद उधर चले गए। अब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को तो ये बोल सकते हैं, अमेरिका के तो राष्ट्रपति को नहीं बोल सकते। अमेरिका के ओबामा आए, वो पूरा आदरतिथ्य थे, उन्होंने पूरा भोगा और जाते समय वो एक प्रोग्राम में बोल के गए कि यहाँ मानव अधिकारों का बहुत हनन हो रहा है, ये हो रहा है और हो रहा है, सरकार को जूते मार के चले गए। आप कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ आए हुए अमेरिका के डेलीगेशन को बोल सकते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए प्लीज, हाथ जोड़ के, और उन्होंने मान लिया चलो आप होस्ट हो, क्या किसी के यहाँ मेहमान बन के जाओ और क्या बदतमीजी करो। लेकिन जैसे ही उन्होंने भारत की सीमा पार की, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लताड़ा उन्होंने भारत को, जिसके लिए भारत अवॉइड कर रहा था। तो लोग कहते कि जयशंकर ने बहुत 4 चांद लगा दिए। मुझे कई बार जयशंकर जी के मतलब, मैं हमेशा कहता हूं, देखिए जो गाड़ी, आपका ड्राइवर बहुत अच्छा हो सकता है आशीष, भगवान करे आपके पास इतनी समृद्धि आ जाए कि आप हेलीकॉप्टर खरीदो, उसके लिए आपको हेलीकॉप्टर का पायलट ही रखना पड़ेगा। गाड़ी का ड्राइवर को आप साथ बिठा सकते हैं लेकिन उससे चलवा नहीं सकते। अब हेलीकॉप्टर वाले को आप विमान नहीं उड़वा सकते, बोइंग चलाने वाले से आप एयरबस नहीं दे सकते, अलग अलग पायलट्स है। ये विदेश सेक्रेटरी थे, सचिव थे विदेश मंत्रालय के, ये ब्यूरोक्रेट है, ये आदेशों का पालन कर सकते हैं, नीति निर्धारण करने में गड़बड़ कर देंगे। अटल बिहारी जैसे लोग यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोग विदेश मंत्रालय संभाल चुके हैं और उस दौर में संभाल चुके हैं जब पूरा विश्व में उलट पलट मची थी। तब मजाल है कि भारत की किरकिरी हो जाए। आज अमेरिका के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पहले भारत को लताड़ते हैं। ये कहते कि चाइना को मैं मिल के आया, बहुत अच्छे संबंध है, डोवाल साहब भी जाते हैं और रशिया से भी मिल के आते हैं, उधर से भी मिल के आते हैं, जहां भी जाते हैं उसके आने के बाद जूते खाते हैं। चाइना ने 2 शहर डेवलप किए, बताओ, बॉर्डर पे, भारत की भूमि पर। हम निषेध व्यक्त करते रह जाते हैं। काहे गए थे भाई वहां, क्या बोल के आ गए आप तो चाइना में एम्बेसडर रहे हो, और जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब चाइना में थे आप ही ने मोदी जी के रिक्वेस्ट पे चाइना से वो स्मगलरों को छुड़वाया था। आपको चाइना नहीं समझ में आता, आपको अमेरिका नहीं समझ में आता, कनाडा के साथ अपने संबंध सबसे लोएस्ट हो गए हैं। 2 चीजें, एक तो इस अडानी के चक्कर में इस देश का कूड़ा हो गया, क्योंकि विदेश नीति यदि किसी उद्योगपति को बढ़ाने के लिए आप मोल्ड करते हैं तो फिर देश मार खाता है। और आप इतने अमेरिका नहीं है आप, कि आपने हड़काया और सब चुप हो गए। अरे अमेरिका पे हड़काने पे भी कनाडा ने आंखें दिखाई, ग्रीनलैंड ने आंखें दिखाई, पनामा ने आंखें दिखाई, मैक्सिको ने आंखें दिखाई। बोला ओ भाई, ये अपने तरफ रख अपना सपना, ये ग्रीनलैंड बिकने के लिए नहीं है। ना मैक्सिको ना कनाडा आना चाहता है आपके साथ। हम अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री है और इंडिपेंडेंट रहेंगे। भारत की वो भी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे पास विदेश नीति ही नहीं है। हम क्या करते हैं, प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं, जाने के पहले पूरी एक टीम भेजते हैं,
वहां के सारे लोगों को इकट्ठा करके मोदी मोदी कहलवाते हैं, और उसके वीडियो पूरे देश में गोदी मीडिया चलाता है। क्या स्वागत भाई, क्या स्वागत हो गया, हाईएस्ट अवार्ड मिला भाई। इन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू का पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब लंदन गए तब का स्वागत देख लेना चाहिए था। हाँ, पूरा लंदन रास्ते पे था, भारतीय नहीं थे, पूरा लंदन रास्ते पे था देखने के लिए कौन है ये भारत का प्रधानमंत्री। पुराने फोटोग्राफ, पुराने वो जो रीले उस जमाने में वो फिल्म पे बनाया करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट, वो आती है। आप हमेशा याचक बन के ही तो गए हो, अमेरिका से मदद, रशिया से मदद, इजराइल से मदद, और बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अपना मणिपुर संभल नहीं पा रहे और चले यूक्रेन और रशिया को समझाने। भाऊ इस मुद्दे पर 2 मिनट में फिर, और क्योंकि इस मुद्दे में फिर आपको लेके आता हूं इसी मुद्दे पर। मैं एकदम लाइन साफ कर दूं दर्शकों के लिए कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को न्योता दिया गया, लेकिन अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भारत सरकार ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 26 जनवरी को परेड के बाद सीधे पाकिस्तान जाने का अपना प्लान बनाए हुए हैं। पाकिस्तान की मीडिया में 26 जनवरी से ही उनके 3 दिवसीय दौरे की चर्चा लगातार की जा रही है। इसके साथ और जोड़ दूं कि मिस्र में अभी दिसंबर में, इसी दिसंबर 2024 में मिस्र में शहबाज शरीफ और सुबियांतो, इन दोनों की मुलाकात हुई जिसमें आर्थिक संबंध बढ़ाने को लेकर के चर्चा हुई। अब बात करते हैं जो भाऊ ने कहा, मैं इसी पर थोड़ा सा 1 मिनट लेकर के भाऊ उससे समझूंगा। भाऊ ने कहा कि जयशंकर, मैं जयशंकर को फिर भी किनारे रखता हूं। जयशंकर वगैरह कोई रोल में नहीं है। सुषमा स्वराज जैसी विदेश मंत्री कभी भूमिका में नहीं रही। सुषमा स्वराज के पास विदेश मंत्रालय था, वो विदेश मोदी जी जाते थे, सुषमा स्वराज यहीं पर दिल्ली छूट जाती थी, तो वहां पर रोल ही नहीं है। दरअसल पूरा का पूरा भारत की विदेश नीति एक व्यक्ति की छवि को, मतलब इवेंट, विदेश नीति को भी इवेंट में तब्दील किया गया। वहां पे जाकर के 10 आदमी आवे, वहां जय श्री राम कर दें, वंदे मातरम, भारत माता की जय, मोदी 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 मोदी, और यहाँ के ये पत्रकारिता इनके तो कब, मतलब इनसे कब मुक्ति मिलेगी? यहाँ टेबल पर देखिए मोदी मोदी हो रहा है, देखिए मोदी मोदी। अरे वो मोदी मोदी कहने वाले पूरी सब्जी पे विदेश में भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, भारतीय वहां पर भी है। लोग कहेंगे भारतीयों का अपमान करना, अगर मान रहे तो मान लो अपमान, लेके आते हैं। भाऊ ओवरसीज वाले, आप भी कईयों से बात की, ओवरसीज विंग जो है वो जा करके बसों भर के लाती है और पहुंचाती है, ये काम वहां भी होता है। अब मैं आता हूं जिस फॉरेन रिलेशन, भारत की विदेश नीति और विदेश संबंधों को कहां पहुंचाया है। तालियां बजाओ अपने घर में, लेकिन सोच लेना कि भारत का अंत, जो हमारी जनरेशन है, यहीं तक भारत नहीं है। जो घर में ताली बजाते हैं वो भी सोच लें कि उनकी औलादें भी, उनकी औलादों की औलादें भी, यानी आने वाली पीढ़ियां भी भारत में ही सांस लेंगी। भारत को अगर ये मानते हो कि मोदी के साथ भारत खत्म हो जाएगा या आपके साथ भारत खत्म हो जाएगा, तो आप लोग गलत हो। विदेश नीति को समझना है तो आप समझिए, भारत के आसपास से शुरू करते हैं। पाकिस्तान शुरू दुश्मन था, चीन शुरू दुश्मन था, लेकिन चीन अभी घर में घुस घुस के गांव बना रहा है, घर में घुस घुस के गांव बना रहा है। बांग्लादेश जो छोटे भाई जैसा था, बीजीबी, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, फुल फॉर्म है बीजीबी, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, उसने महेशपुर का क्षेत्र है भारत के भीतर 5 किलोमीटर भीतर वो नदी तक कह रहा है यहां तक हमारा कब्जा है। और आपको यह भी सूचित कर दूं, स्क्रीनशॉट सामने आप देख लीजिए, आपको यह भी सूचित कर दूं कि बीजीबी को लेकर के बीएसएफ ने, वहां पर बीएसएफ है बॉर्डर पे, बीएसएफ ने आपत्ति जताते हुए चिट्ठी लिखी है और केंद्र सरकार को सूचित कर दिया है। लेकिन अब तक केंद्र सरकार की तरफ से इस पर तुरंत कोई कहे कि हम आपके देश में 5 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर चुके हैं, तो आप केंद्र सरकार की तरफ से पीसी होनी चाहिए थी, जवाब देना चाहिए था। विपक्ष तो वैसे ही पता नहीं कौन से कुएं का पानी पिए, सब सो रहे हैं। अब तक सन्नाटा है। अब आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश से श्रीलंका आइए। श्रीलंका के साथ आपके संबंध देख लीजिए। श्रीलंका में चाइना के बंदरगाह से लेकर के और सारा कुछ चाइना के अब कंट्रोल में हो रहा है। मालदीव्स,
आप अपने यहाँ मीडिया में चलाते रहिए कि मालदीव भीख मांगने जा रहा है, लेकिन मालदीव आज भी चाइना के प्रभाव में है, उसके लिए अब सेकंड प्रायोरिटी इंडिया है। भूटान, जो भूटान हमें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे कि घर का सबसे छोटा भाई है, चलो जैसे भी मन होगा उसको कहेंगे, वो बैठो तो बैठ जाएगा, खड़े हो जाएगा, वो भी चीन के प्रभाव में है। अब थोड़ा बाहर निकलते हैं, ब्रिटेन ऋषि सुनक, जिसके वहां पीएम बनने पर यहाँ हवन अगरबत्ती धूप बत्ती सब हो रहा था, ऋषि सुनक ने बैंड बजा दी, अगर देसी भाषा में बैंड बजाई भारत की। फ्रांस में राफेल मामले में, राफेल की खरीद में फ्रांस में केस में, कोर्ट में केस चल रहा है वहां पर रिश्वत के मामले में। कनाडा के साथ, जिस कनाडा की चर्चा आप कर रहे हैं लोग, और बहुत लोग कह रहे हैं कनाडा भीख मांगेगा, वो कनाडा नहीं होता, आप हैरान हो जाएंगे आप लोग, वो कनाडा नहीं होता तो भारत में परमाणु क्षमता नहीं होती। 1955 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जब विदेश से लौटे थे पढ़ के, तो नेहरू के संपर्क में आए, और नेहरू के संपर्क में आए तो नेहरू को 1948 में चिट्ठी लिखा था परमाणु आयोग बनाने के लिए, और लिखा था, नेहरू को कहते थे वो भाई, प्रिय भाई, और नेहरू उनको प्रिय होमी कहते थे। उन्होंने चिट्ठी लिखा और नेहरू ने उसी समय बुला करके उनको पहले सलाहकार नियुक्त किया, फिर आयोग बनाया, और 1955 में कनाडा से साइरस, CIRUS, साइरस लेकर के आए रिएक्टर, और रिएक्टर के लिए यूरेनियम की जरूरत थी, आधा जितनी जरूरत थी उसका आधा यूरेनियम कनाडा ने दिया था, आधा यूरेनियम कनाडा ने दिया, रिएक्टर कनाडा ने दिया। वहीं से भारत के परमाणु कार्यक्रम का जन्म होता है, गर्भ से जन्म, भ्रूण जन्म भी नहीं कहे, भ्रूण पैदा होता है। और आज अनपढ़ों की जमात बताती है कनाडा नष्ट हो जाएगा, कल भीख मांगेगा, परसों से आएगा मोदी जी के सामने ऐसे कहेगा कि पूरी है हमारे पास, उसमें अचार आम का दे दो तब खा ले पूरी। दरअसल अनपढ़ों जाहिलों की जमात पैदा करके रख दिया है। अब इंडोनेशिया, बाबू उसी बात पर फिर हम आपके पास आ ही रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा इस विषय पे थोड़ा मतलब बहुत सारी मतलब ऐसे विषयों पे भड़ास होती है भीतर। जिस मिस्र में शहबाज और ये मिलते हैं सुबियंतो, वो मिस्र नेहरू के साथ नासिर का हाथ नेहरू के कंधों पर होता था, नेहरू के बगल दाहिने बाएं खड़े होते थे नासिर, उस मिस्र में जहां इंडोनेशिया और पाकिस्तान की मुलाकात होती है आपसी संबंध मजबूत होने के लिए। जो इंडोनेशिया मिस्र में पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाता है, उस इंडोनेशिया का राष्ट्रपति सुकर्णो, नरेंद्र मोदी क्षमा करें नाम आई जाता है। नेहरू के दाहिने बाएं साथ खड़े होने में गर्व महसूस करते थे। यूरोप का युगोस्लाविया, टीटो, नेहरू के गुटनिरपेक्ष के विचारों के साथ मजबूती से यूरोप से आकर के कि हम सोवियत के साथ नहीं, ना यूएस के साथ, हम नेहरू के साथ गुटनिरपेक्षता, वो आपके जहां से जन्म रखा, जहां बीज डाला गुटनिरपेक्षता का और भारत को खड़ा किया सम्मान से पूरी दुनिया में, वो अब आपके विरोधी खेमों में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और आप उनको बुलाते हो तो डरे रहते हो कि यहां से आके पाकिस्तान न चले जाएं। लेकिन एक फौज बनाई है, जाहिलों की फौज, वो ताली बजाती रहती है। ऐसे में इस विदेश नीति का क्या करें भाऊ, ओढ़े बिछाए हम लोग? नहीं, विदेश नीति है ही नहीं, विदेश नीति है ही नहीं। विदेश नीति की स्थिति ये है, और मैं फिर हमेशा कहता हूं कि कुपड़ों की जमात, जाहिल नहीं, कुपड़ों की जमात, जब हमास ने हमला किया इजराइल पे तो तुरंत ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी ने, और फिर विदेश मंत्रालय भागा दौड़ी करके उसको लिपापोती कर रहा था। हमारी विदेश नीति इजराइल और हमास को लेके क्या है, ये प्रधानमंत्री को पता ही नहीं, और उससा ही लाल ट्वीट कर बैठे, बाद में फिर लिपापोती हो गई। कई चीजें हैं आशीष, यदि बोलने लगे तो मतलब थोड़ा टेक्निकल हो जाता है मामला विदेश नीति का, लेकिन विदेश नीति ये परंपरागत चलती हुई नीति है, उसमें आप बंदर जैसी कुलाटी नहीं मार सकते, और जब आप कुलाटी मारते हो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इनको लग रहा था कि ये अमेरिका के साथ जाने से इनको बहुत बड़ा फायदा होगा। पारंपरिक हमारा एक मित्र था रशिया, 2014 के बाद आप रशिया से दूर होते होते अमेरिका की गोद में जाके बैठे, और आपको क्या लगता है किसी राष्ट्राध्यक्ष के कंधे पे हाथ अपने बोराक बोल दिया तो ओबामा को बोराक हो गया काम? ऐसा नहीं होता। ट्रंप को तो आप समझ रहे थे कि बिल्कुल ट्रंप और आपको तो बिल्कुल सगे भाई है, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए। बाइडेन से ज्यादा ट्रंप ने आके से ही बिल्कुल
दनादन सटके दे दिए, अभी वो बुलाया तक नहीं, अभी तक इनविटेशन नहीं पहुंचा है उसकी शपथ विधि का। तो हर देश में हर राष्ट्राध्यक्ष को अपना देश प्रिय होता है। आज जहां 87-89% पॉपुलेशन जहां मुस्लिम है, और पूरे मालूम है मुसलमानों की स्थिति देश में क्या कर रहे हैं लोग, तो उन्हें भी जवाब देना होगा अपने देश में। आज बांग्लादेश की हिंदुओं के मंदिरें टूट जाती है तो यहाँ पे रोज मोर्चे निकलते हैं, रोज रैलीज निकलती है। लेकिन किस तरह से आप ट्रीट करते हो यहाँ के मुसलमानों से? अरे संघ जो हार्डकोर है वो कहता है कि अब मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, तो आप उस संघ को भी ट्रोल करते हो, भस्मासुर बन गए हो। ये तथाकथित बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि कुंभ में क्यों मुसलमान पहुंचे? अरे अच्छा हुआ रसखान पहले पैदा हो गए, आज होते तो उनको फांसी देते कि तू श्री कृष्ण पे लिखने वाला कौन लिखेगा, तो वो मनोज मुंतशिर जो दूसरे की जिस पर आरोप है दूसरे की रचनाएं चुराने का। एक फैशन हो गया नाम कमाने के लिए। उसका अब जिसका आपने नाम लिया मुंतशिर, क्या है, मनोज मुंतशिर शुक्ला। हाँ, मनोज शुक्ला। अब उसको अगला भारत पद्मश्री मिला तो आश्चर्य नहीं होगा। हमारे कवि महोदय भी उसी लाइन में खड़े हैं अभी पद्मश्री के। ये तो बहुत तेज दौड़ रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं। तो आपको यदि लोग सुनते हैं तो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि आप को लोग इज्जत देते हैं तो उस इज्जत को नवाजो, उस इज्जत की केयर करो। आप अयोध्या से मुसलमानों को निकाल दोगे? सालों रामलला के हार वही बनते थे। ये मनोज शुक्ला को मैं पूछता हूं, चाय पीने के पहले पूछता है कि चाय किस बगान की है, और चाय की पत्ती तोड़ने वाली हिंदू थी, ब्राह्मण थी, या आदिवासी थी, या मुस्लिम थी? यदि अच्छा आईएएस ऑफिसर है, मुसलमान भी हो, तो क्यों ना वो कुंभ मेले का मैनेजमेंट देखे। कुंभ का एक उदाहरण बता दूं भाऊ आपको, जब बात ही आई, कुंभ 2012 का जो कुंभ था, 12 वाला कुंभ, 12 का था, 14 वाला कुंभ था, 14 का था, 14 वाला 12 या 14 का वो कुंभ आजम खां ने पूरा जिम्मा संभाला था। और वो कुंभ मतलब अब तक के, अब ये वाला कुंभ तो पता चल जाएगा, लेकिन अब तक के जो कुंभ हुए उन कुंभ में सबसे व्यवस्थित, सबसे शानदार व्यवस्थाएं थी। दूसरी बात, मेरे पास फोटोग्राफ्स पड़े हुए हैं, वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो भी इसी में एक फुटेज साइड विंडो में कहीं पर लगा भी देंगे हम। वो वीडियो है जब आजादी के बाद पहला कुंभ। ये इनके लिए बता रहा हूं जो बताते हैं राहुल खान, ये जो उन नफरतियों के लिए जो देश को बर्बाद करने पर उतारू हैं। जब पहला कुंभ हुआ तो तैयारी देखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उस समय वो तस्वीर देखेंगे तो वाकई आपको भी लगेगा कि इसमें कुछ आध्यात्मिकता है। विजुअल में दिखाऊंगा इसी शो में। उसमें जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत नाव में बैठ करके त्रिवेणी में, संगम में, वो पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उसके बाद पंडित नेहरू बतौर प्रधानमंत्री वो पहुंचते हैं और पूरे कुंभ क्षेत्र में जीप पर खड़े होकर के पूरी तैयारियों का लोगों से बातचीत करते हुए जायजा लेते हैं। उसके बाद देश के राष्ट्रपति पहले राजेंद्र प्रसाद वो जाते हैं कुंभ में और डुबकी लगाते हैं। आज ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि न भूतो न भविष्यत यही कुंभ है जो योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं, यही वो कुंभ है जहां पर मोदी जी की नजर है, यही वो कुंभ है जहां पर योगी और मोदी डुबकी लगाएंगे। अरे भाई, पंडित नेहरू का फुटेज मैं दिखा रहा हूं आज,
गोविंद बल्लभ पंत का और देश के पहले राष्ट्रपति, पहला प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति सारे कुंभ में मौजूद थे, सारे कुंभ में मौजूद थे। देखिए आशीष जी, कुंभ पहले भी था, अंग्रेजों के जमाने में भी था। अंग्रेज नहीं थे तब भी कुंभ था, मुगलों के समय भी कुंभ था, कुंभ योगी आदित्यनाथ के समय भी होगा, और योगी आदित्यनाथ के जाने के 100 साल बाद भी कुंभ बनता रहेगा। कुंभ को वो शाश्वत है, वो कुंभ लगातार हर साल कुंभ होगा। जैसी जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे अब ड्रोन्स आ गए। उस जमाने में जो डॉक्यूमेंट्री की आप बात कर रहे हैं उसमें तब लाउड स्पीकर बड़ी बात हुआ करती थी। उसमें एक जिक्र है कि पूरे कुंभ मेले में लाउड स्पीकर का पूरा जाल बिछा दिया गया है, ताकि कोई यदि बिछड़ जाए तो वहां पे अनाउंसमेंट हो कि भाई किसी का कोई बिछड़ गया है। तब लाउड स्पीकर हुआ करते थे, तब गोताखोर हुआ करते थे, तब ये जो मल्लाह थे, इन लोगों की एक कम्युनिटी, ये लोग, इन लोगों को तब बुलाया जाता था कि भाई इस बार कुंभ में एक अपनी टीम तैयार करके रखिए, कोई डूबता होगा तो आपको तुरंत बचाना है। अब आपके पास आर्मी नेवी के लोग आ गए, समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, अगली बार और ज्यादा होगा, अगली बार हर आदमी के, जाने वाले आदमी के अंदर चिप होगी जो कैमरा, मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी हमें थोड़ी पता है। तो ये निरंतर प्रगति करने वाली है। यदि आप ये कहे कि ये फुल स्टॉप है, यदि आप ये कहे कि बस यही को सब कुछ है, योगी है तो बस कुंभ है, योगी जाने के बाद मानो कुंभ होगा ही नहीं, तो भाई तो वो तो उज्जैन में भी होता है, वहां तो योगी नहीं है। वो तो नासिक में भी होता है, वहां तो योगी नहीं है। प्रश्न ये है कि हर इवेंट को अपने नाम से बेचने की आदत हो गई। आप मात्र सेवक हो, आप कस्टोडियन हो। कुंभ की आभा अपने आप निर्माण होती है, आवागमन के साधन हो गए, रेलें चलने लगी, एरोप्लेन चलने लगे, तो जाने वालों की संख्या, तादाद ज्यादा बढ़ गई, कम्युनिकेशन हो गया। तो आज वहां होटल बुक करना, टेंट बुक करना अपने घर से कर सकते हैं, पत्राचार नहीं करना पड़ता कि आपने पत्र भेजा, उधर से रिप्लाई आया, फिर आपने मनी ऑर्डर भेजी, फिर आपका कंफर्मेशन आया। वो बात नहीं है, 2 मिनट में पैसा ट्रांसफर होता है। टेक्नोलॉजी के साथ चीजें बढ़ती है, और इसको यदि आप अपने ऊपर ओढ़ लो तो आपसे बड़े मूर्ख कोई नहीं। और यदि कोई उसी आभा में जीना चाहता है कि मैं हूं तो कुंभ है, तो ऐसे मूर्खों पे हंस देना चाहिए, क्रोध भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्रोध करने लायक भी नहीं। फिर यदि हम 26 जनवरी पे आए, तो 26 जनवरी को आपने विश्व के सामने अपना कद, अपना चेहरा ठीक करने के लिए 90% मुसलमान जिस देश में, वहां के राष्ट्रपति को बुला के एक मैसेज देने का प्रयास किया कि हम मुस्लिम से विरोध नहीं करते। ये आपका सिंबोलिज्म रहता है। आप किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाते हैं और बाकी आदिवासियों के चेहरे पे आपके नेता पेशाब करते हैं। आप किसी दलित को राष्ट्रपति बनाते हैं और आप दलितों के घर बुलडोजर से गिरा देते हैं, उनकी बहु बेटियों की इज्जत नीलाम कर देते हैं। आप किसी खिलाड़ू को भारत खेल रत्न अवार्ड देते हैं और फिर आप ही का सांसद किसी खिलाड़ी की इज्जत उठे तो उसका एफआईआर तक दर्ज नहीं होने देते। ये सिंबॉलिक करने से नहीं होता। किसी किसान को गले लगाने से, आप बॉर्डर पे जो किसान अनशन पे बैठे हैं उनके साथ न्याय कर रहे हो, ऐसा यदि आपको लगता होगा तो आप, अंग्रेजी में कहावत है, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आप एक मूर्खों के स्वर्ग में जी रहे हो और उसका कोई इलाज नहीं। किसी मुसलमान को राष्ट्रपति, मतलब किसी मुसलमान को 26 मुस्लिम राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को 26 जनवरी में बुलाने से पहले इस देश के मुसलमानों को आश्वस्त कीजिए कि वो सुखी है, वो आपके हैं। मात्र आपका डीएनए हमारा है बोलने से नहीं होगा। और इस देश में वो मुसलमान रह रहे हैं आशीष, जो मुसलमान चांस होते हुए भी पाकिस्तान नहीं गए, कि उन्होंने पाकिस्तान को नहीं, हिंदुस्तान को अपना वतन माना है।
ये है। मैंने एक कहीं ना कहीं इंटरव्यू आपको इस बात को एग्री करना होगा। नहीं हाँ, बिल्कुल। और कुछ नेता मुस्लिम हैं, वो वहां की नेतागिरी, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में वो मुसलमानों को भड़काने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे सारे मुस्लिम कम्युनिटी को हम गाली नहीं दे सकते। नहीं, वो भी जिनको हम कह रहे हैं कि वो वोट बैंक के चक्कर में, वो भी बीजेपी के वोट बैंक के चक्कर में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी भाजपा के एजेंडा पूरा कर रहे हैं। हाँ, वो बी टीवी तो है भाजपा की। हाँ, वो अपना वोट बैंक हो ना हो, भाजपा वाला पोलराइज हो जाए, उसके लिए वो मेहनत करते हैं। खैर, मेहनत करते हैं। इस देश के राजनीतिक दल, राजनेता, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, संघ, ये क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, इससे अलग सुबियंतो साहब को इस देश, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इस देश की तरफ से अगर हमको अपील करना हो तो हम जरूर अपील करेंगे, और ये याद दिलाते हुए कि उनके पूर्वज सुकर्णों, ये लोकतंत्र जब स्थापित हुआ तो उनके पूर्वज सुकर्णों पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों तरीके से, मनसा वाचा कर्मणा, वो नेहरू के साथ थे। तो हम ये निवेदन करते हैं अपने देश के 143 करोड़ देशवासियों की तरफ से कि सुबियंतो साहब, अगर भारत के सम्मान के लिए आपको पाकिस्तान का दौरा रद्द भी करना पड़े, तो आप हालांकि डिप्लोमेटिक चैनल चल रहा है अपनी जगह पर भारत का, लेकिन रद्द करना पड़े तो रद्द कर दीजिए। आप अन्य माध्यमों से संबंध, अन्य जगहों पर संबंध या लौट करके फिर आप वार्ता करिएगा, 3 दिन के बजाय 6 दिन का दौरा करिएगा, लेकिन कम से कम इस देश का, इस महान देश का, भारत का, जहां मैंने कहा आपके पूर्वज भी इससे संबद्ध रहे हैं, इसके सम्मान और गरिमा को अगर इससे क्षति पहुंचती है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से पाकिस्तान जाने पे कोई क्षति है, लेकिन अगर लगता है किसी के राजनीतिक एजेंडे को उससे, बेसिकली राजनीतिक एजेंडा किसी का वीक होता है, हाँ, होता है, तो हाँ, तो उसके राजनीतिक एजेंडे को आप किनारे रखिए। यह देश, इंडोनेशिया के साथ इस देश के मित्रवत संबंध ये ऐसे ही बने रहें, आप आए, कम से कम ये जो असमंजस की स्थिति है ये खत्म हो जानी चाहिए। बहुत कम वक्त बचा है, नाम आधिकारिक रूप से ऐलान हो जाना चाहिए। हमें इजाजत दीजिए, कल दोपहर हम फिर मिलेंगे भाव के साथ। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।